नमस्कार दोस्तों, एनएन क्लासेस की विशेष कक्षाओं में आपका स्वागत है। और आज हम जूलॉजी का लेक्चर नंबर 19 पढ़ने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 18 पढ़ा, जिसमें हमने तंत्रिका तंत्र को पढ़ा था, नर्वस सिस्टम को, और साथ ही साथ नर्वस टिश्यू भी हमने पढ़ा था। और उसमें हमने ब्रेन को पढ़ा था और स्पाइनल कॉर्ड और इसका पूरा मैकेनिज़्म हमने देखा था। अब देखिए दोस्तों, आज का जो लेक्चर है इसमें हम सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे मसल्स से रिलेटेड, जो कि बहुत बार आते हैं एग्ज़ाम्स में। उसके बाद हम ह्यूमन न्यूट्रिशन शुरू करेंगे, मानव पोषण को शुरू करेंगे, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट और फैट को आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ के बड़े ध्यान से पढ़िए। और इसके बाद आपको इसे पढ़ने की कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पूरे डेप्थ के साथ आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आपका क्वेश्चन यहाँ से छूटे ना, आप प्रॉपर उसे अटेम्प्ट कर पाओ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हम पढ़ लेते हैं मसल्स से। तो देखिए, सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है थकावट। देखिए, थकावट क्यों होती है? जब हम कोई भी मसल्स को लगातार हम उससे अगर वर्क करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। तो इस वजह से आपको थकान लगती है, या इस वजह से हमें थकान लगती है। और वापस जब आप आराम करते हो, जब रेस्ट करते हो, तो लैक्टिक एसिड आपका ऑक्सीडेट हो जाता है। किसमें? पायरुविक एसिड में ऑक्सीडेट हो जाता है और आपकी थकान समाप्त हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर सीधे पूछा जाता है कि भाई थकान क्यों होती है? तो थकान इसलिए होती है कि मांसपेशियों में या मसल्स में जब लैक्टिक एसिड क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। अगला देखिए, सार्कोलेमा। तो देखिए, सार्कोलेमा क्या है? पेशी तंतु के चारों ओर का आवरण। पेशी तंतु का मतलब है कि जो मसल्स के जो फाइबर्स होते हैं उनके चारों ओर जो आपका कवर होता है, जो लेयर होती है, जो आपकी मेम्ब्रेन होती है, उसे सार्कोलेमा कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे हम, जो आपके मसल्स या पेशियों से रिलेटेड बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में सर्वाधिक दृढ़ पेशी यानी सबसे हार्ड पेशी, हार्ड मसल कहाँ पर होती है? तो जबड़े में होती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पेशी संकुचन यानी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सी ऊर्जा आवश्यक है, मतलब कौन सी एनर्जी चाहिए आपकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? तो एटीपी। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है लेकिन आ सकता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अच्छा क्वेश्चन है, वैसे हम इसे आगे भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, पेशी संकुचन की इकाई। तो पेशी संकुचन सेम चीज़, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शंस की यूनिट क्या है? तो सार्कोमियर है। क्या है? सार्कोमियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मुस्कुराने में मुंह की कितनी पेशियां काम करती है? यानी जब आप मुस्कुराते हैं तो हमारे फेस में कितनी मसल्स उस टाइम वर्क करती है? तो 12। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी मसल। तो सबसे छोटी मसल स्टेपेडियस है, जो कि आपके मिडिल लेयर में है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी पेशी यानी सबसे बड़ी आपको मसल्स बतानी है, तो ये है ग्लूटियस मैक्सिमस, जो कि हिप्स में होती है, या इसे हम कूला भी कहते हैं। तो ये पीछे की तरफ होती है, ये मसल सबसे बड़ी है। अगला देखिए, तंत्रिका तंत्र का आरंभ माना जाता है। कहने का मतलब है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसका मानव में तो देखिए विकसित नर्वस सिस्टम है, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। तो सबसे पहले किस जीव में ये आया? तो ये आया हाइड्रा में। हाइड्रा से बहुत बार क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा जीव ऐसा होता है जिसमें ब्रेन नहीं होता लेकिन नर्वस सिस्टम होता है? तो कौन सा है? हाइड्रा है। अगला है, मस्तिष्क के किस भाग में स्पाइनल कॉर्ड निकलती है? देखिए, ब्रेन के किस भाग से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, ये पूछा जा रहा है। देखिए, हिंदी में इसे कहेंगे महारंध्र, और ये नहीं आता एग्जाम में, ये नाम आएगा फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। संकट का सामना करने के लिए शरीर कौन सा पदार्थ स्रावित करता है? तो नॉर एपिनेफ्रिन। और क्वेश्चन का मतलब समझिए, माना कि आप स्विमिंग के लिए जा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, ऊंचे स्थान से क्या कर रहे हैं, कूद रहे हैं। तो देखिए, हम बोलते हैं कि यार मेरा मतलब ये नहीं, मैं कूद नहीं पा रहा हूँ, और एट लास्ट आप क्या करते हो, वो मतलब पूरा जोश के साथ फिर कूद जाते हो। तो ये जो पूरा इन्वायरमेंट आपके शरीर के अंदर बन रहा है, तो ये कौन बनाता है? नॉर एपिनेफ्रिन बनाता है। और नॉर एपिनेफ्रिन क्या करता है? आपको संकट से लड़ने के लिए तैयार करता है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किन सेल में रिप्रोडक्शन नहीं होता? तो न्यूरॉन में नहीं होता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा दिया है।
न्यूरॉन में रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सेरेब्रल पाल्सी ब्रेन संबंधी रोग किस में होता है? तो ध्यान रखिएगा, सेरेब्रल पाल्सी जो रोग है ये ब्रेन से रिलेटेड है और किस में है? छोटे बच्चों में होता है। अगला देखिए, माइसनर कण, माइसनर मॉलिक्यूल का कार्य करता है। तो देखिए माइसनर मॉलिक्यूल क्या काम करता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये देखिए पहले तो आप समझ लीजिए होता क्या है। तो ये होंठों पे और अंगुलियों की जो आगे की जो टिप्स होती हैं यहाँ पे ये होता है और इसका काम होता है स्पर्श और टच करना। यानी कि आप देखिए किसी भी चीज़ को अनुभव करने के लिए आप क्या करते हैं, उसे टच करते हैं, आपको पता लग जाता है। और जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो हाथ के स्पर्श से ही अधिकतर चीज़ों का पता करते हैं। तो ये यही वो कण हैं जिनसे उन्हें पता लगता है भाई क्या चीज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन, छोटा मस्तिष्क यानी सबसे छोटा मस्तिष्क किसको कहते हैं? सेरिबेलम को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नर्वस सिस्टम के फंक्शन के लिए महत्वपूर्ण। तो ध्यान रखिएगा, नर्वस सिस्टम का अगर पूछा जाए कि भाई नर्वस सिस्टम को अच्छे से काम करने के लिए, नर्वस सिस्टम को अच्छे से काम करने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? कैल्शियम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है, ध्यान रखिएगा। अगला, पुरकिंजे सेल कहाँ होती है? तो ब्रेन में होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन थे जो हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ है मसल्स। अब अगला यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम समस्थैतिकता या होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब ये होता क्या, देखिए सबसे पहले ये एक सेल्फ प्रोसेस है। क्या है? सेल्फ प्रोसेस ये है। और देखिए समस्थैतिकता मैं आपको बहुत इजी शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमारा जो शरीर है इसमें प्रति सेकंड बहुत सी आपकी केमिकल रिएक्शंस और सारी रिएक्शंस चल रही है। साथ ही साथ हमारा जो शरीर होता है वो हमारे आसपास के वातावरण के साथ अपने को ढालने की कोशिश करता है और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो बाकी आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है। साथ ही साथ एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन और सभी सिस्टम इसमें इंक्लूड होते हैं। सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उनको छोड़कर बाकी सभी के सभी हमारे क्या होते हैं? ये होम्योस्टेसिस करने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं या फिर उसमें संलग्न होते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट देखिए, प्रत्येक सजीव कोशिका को एक अत्यधिक सूक्ष्म रासायनिक फैक्ट्री की उपमा दी गई है। यानी सबसे मिनिएचर केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है किसको? एक जो आपकी लिविंग सेल होती है। दूसरा देखिए, कोशिका के अस्तित्व के लिए आवश्यक है कि ऊर्जा की खपत की बराबर ही ऊर्जा का उत्पादन होता रहे। देखिए आप जानते हैं कि जितनी ऊर्जा खत्म होती है उतनी एक बार में बनती भी है, यानी कि ऊर्जा कभी भी ख़त्म नहीं होती है। तो कोई भी सेल है अगर उसे बने रहना है तो उसे क्या करना होगा? उसे जितनी उसकी एनर्जी ख़त्म हो रही है उतनी ऊर्जा उसे क्या करनी होगी? बनानी भी होगी। तो यही यहाँ पे क्या जा रहा है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट, जीवधारी में जन्म से ही अपने चारों ओर के भौतिक वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार स्वयं को बदलने की नियमित दशा में बने रहने की क्षमता को होम्योस्टेसिस कहते हैं। ये तो वैज्ञानिक भाषा है देखिए कि, लेकिन जो मैंने आपको बताया आप वो ध्यान रखिए क्योंकि ये पेपर में नहीं आएगा। तो ये समझाने के लिए बस आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, हमारा जो शरीर है वो आसपास के वातावरण में खुद को ढालने के लिए लगातार क्या करता रहता है? संघर्ष करता रहता है या अपने अंदर बदलाव करता रहता है। तो इसको ध्यान रखिए। अब ये जिस पे स्टार लगाया ये क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन आया था कि भाई जो होम्योस्टेसिस है इसकी खोज किसने की थी? तो किसने की थी? क्लाडी बर्नार्ड ने। और जबकि ये होम्योस्टेसिस नाम दिया था वॉल्टर बी कैनन ने। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हमारा जो आज का जो टॉपिक है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा है वो है मानव स्वास्थ्य एवं पोषण। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें देखिए आपकी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाएंगी। चलिए अब आगे शुरू कर देते, फिर यहाँ पे बीच में आ ही जाएगा वो। तो देखिए ह्यूमन न्यूट्रिशन और ह्यूमन हेल्थ में क्या क्या चीज़ें आएंगी। देखिए ऊर्जा उत्पादन, वृद्धि एवं मरम्मत। ऊर्जा उत्पादन को कहते हैं एनर्जी प्रोडक्शन, वृद्धि को कहते हैं ग्रोथ और मरम्मत को कहते हैं रिपेयरिंग। तो इन तीनों चीज़ों के लिए आवश्यक पदार्थ जीवों के पोषक पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि हमारे शरीर में एनर्जी को बनाने के लिए, ग्रोथ को करने के लिए और रिपेयर करने के लिए जो मैटर्स आवश्यक हैं उन्हें क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब जो जितने भी हमारे पास पोषक पदार्थ हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उन्हें क्या किया गया है? 7 भागों में बांटा गया है या 7 श्रेणियों में बांटा गया है। और 7 श्रेणियाँ को फिर से 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहली है कार्बनिक और दूसरी है अकार्बनिक। तो देखिए अकार्बनिक ऐसे होंगे जिनमें कार्बन नहीं होता है। तो
तो जिनमें कार्बन नहीं होंगे वो सिर्फ दो ही हैं, एक तो पानी है, दूसरा मिनरल्स हैं। और जिनमें होते हैं कार्बन या कार्बन परमाणु जिनमें होता है, कार्बन एटम जिनमें होता है या मॉलिक्यूल जिनमें होता है, उसमें होता है पहला कार्बोहाइड्रेट, फिर होती है फैट, फिर होती है प्रोटीन, फिर होती है विटामिन और फिर होता है रेसा। तो यही चीज़ें हम पढ़ेंगे आज और जो अगले जो लेक्चर आएंगे। तो आज का जो लेक्चर है ये हमारा, ये दो चीज़ें हम इसमें क्लियर कर लेंगे तो समझिएगा। और यहाँ से 101% एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। तो पूरी ध्यान लगा के इसे समझें कि क्या क्या चीज़ें ये हैं, क्या काम ये करती हैं। तो चलिए सबसे पहले ये वर्गीकरण देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत कौन आएंगे? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। वसा का मतलब होता है फैट या फिर लिपिड भी इसे कहते हैं। दूसरा लघु पोषक, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आएंगे आपके विटामिन और मिनरल्स। देखिए एनर्जी प्रोड्यूसर के अंतर्गत आपके कौन कौन आएंगे? कार्बोहाइड्रेट और वसा। और देखिए रिपेयरिंग एंड बिल्डिंग, यानी जब भी कभी चोट लगती है शरीर पे तो उसे रिपेयर करने के लिए हमें प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। साथ ही साथ मसल्स के डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा क्या है? आवश्यक पदार्थ है। अब देखिए जो मेटाबॉलिक जो रेगुलेटरी हैं, जो उपापचयी नियंत्रक हैं, उसमें आ जाएगा आपका विटामिन और जल आ जाएगा और मिनरल्स आ जाएगा। मेटाबॉलिक रेगुलेटरी का मतलब है कि जो हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उनके लिए ये आवश्यक है। देखिए इनकी कमी जब होती है तो डिफिशियंसी रोग हो जाते हैं, लेकिन आप अगर विटामिन दोबारा से ले लो तो फिर से आप सही हो जाओगे। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि देखिए, और एक और चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन जो होता है और जो विटामिन होता है इनसे एनर्जी नहीं मिलती है, प्रोटीन से मिलती है। लेकिन अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जिससे आपको बिल्कुल भी क्या है एनर्जी नहीं मिलती है, तो एक तो आप विटामिन ध्यान रखिएगा और एक फाइबर्स ध्यान रखिएगा, रेसा। ये तो इसे ध्यान रखिएगा, रेसे से बिल्कुल भी आपको एनर्जी नहीं मिलती है। विटामिन से आपको मिल सकती है लेकिन रेसे से आपको बिल्कुल भी एनर्जी नहीं मिलती है। तो क्वेश्चन अगर आया कि भाई किस में से आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, तो रेसा ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम सबसे पहले जो हमारा पहला जो टॉपिक है आज का वो है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट को समझिए कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है, देखिए बुक्स में तो है ये, लेकिन अब आप समझिए कि क्या क्या चीज़ें हैं और बहुत ईजी तरीके से आप इसे समझ पाएंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? तो देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होगा? कंपाउंड होगा। क्या होगा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड। तो पहला तो ये क्लियर हो गया कि कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है। दूसरा देखिए ये जल योजित कार्बन यानी हाइड्रेट कार्बन होता है। कहने का मतलब है ये पानी में घुल जाता है। और दूसरा अर्थात एल्डिहाइड, कीटोन्स या अल्कोहल होते हैं। तो कहने का मतलब है ये एल्डिहाइड होता है या कीटोन्स इसे कह सकते हैं या अल्कोहल। कहने का मतलब है इसके यौगिक ये हैं और ये क्या होते हैं? पानी में आपके घुलनशील होते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, सीधे सीधे के ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सिंपल वे में पढ़िए। देखिए पढ़ाई को कभी भी बोझ की तरीके से लोगे तो नहीं हो पाएगा। बहुत इजी तरीके से और बिल्कुल डेली लाइफ के अकॉर्डिंग टू इसे पढ़िए, आपको सब चीज़ें याद हो जाएंगी। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया भाई कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का यौगिक है, पहली लाइन क्लियर। दूसरा कि ये हाइड्रेट कार्बन है यानी कि इनमें ये जो है ये पानी में घुल जाता है या फिर ये क्या है अल्कोहल में घुल जाता है, आप जानते हैं। अब इसी तरह से आपको सारी चीज़ें समझनी आ गई। तीसरा पॉइंट देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर का प्राथमिक ईंधन है। यानी कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारे शरीर के प्राथमिक ईंधन का मतलब है प्राइमरी फ्यूल है। ध्यान रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन अगर आए कि भाई मानव शरीर में एनर्जी का मुख्य स्रोत क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अगला देखिए, भोजन में ये घुलनशील शर्करा एवं अघुलनशील मंड के रूप में होती है। ध्यान रखिए, पहले तो ये प्राइमरी फ्यूल है। दूसरी कि ये भोजन में सॉल्यूबल शुगर और इनसॉल्यूबल स्टार्च के रूप में होती है। देखिए सॉल्यूबल शुगर का मतलब है जैसे आपकी फ्रक्टोज हो गई, ग्लूकोज हो गई ये, और इनसॉल्यूबल जो आपकी स्टार्च हो गई जैसे आलू हो गया, तो हम क्या करते हैं उसको पकाते हैं, उसके बाद ही ये क्या होता है? घुलता है। अगला देखिए, पोषण में यानी न्यूट्रिएंट्स में शुगर को ग्लूकोज में बदलकर एवं ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर किया जाता है। आप समझिए बात को, आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो जब वो पचता है शरीर में तो वो क्या है? ग्लूकोज के रूप में उसको बदला जाता है सबसे पहले।
तो ग्लूकोज के रूप में वह एनर्जी देता है, पहली चीज़। यानी शुगर आपने ली, अब इसे क्या किया जाएगा, ग्लूकोज के रूप में बदला जाएगा ताकि इससे एनर्जी मिले। अब जो भी ग्लूकोज आपके पास एक्स्ट्रा बची उसको ग्लाइकोजन के रूप में क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे लीवर में, ताकि वो आगे कुछ घंटे बाद आपके एनर्जी के काम आ सके। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि भाई लीवर में जो शुगर है या फिर ग्लूकोज है वो किस रूप में आपका जमा होता है, तो किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, कार्बोहाइड्रेट पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ है। ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज़्यादा जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट है। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एक तरह की शुगर है। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि भाई सबसे ज़्यादा जो शुगर है वो कौन सी है, तो कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट है। ध्यान रखिएगा, यह जीव पदार्थ में 1% होता है। देखिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट 1% होती है, फैट 3% होती है और प्रोटीन 14% होती है। 14 हो गई प्रोटीन, 3% हो गया आपका फैट और आपका 1% हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट। अगला देखिए, तथा मानव भोजन का यह प्रमुख घटक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है भाई मानव भोजन का इंपॉर्टेंट या मुख्य घटक कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट है। अब जो यहाँ पर जो ये बॉक्स के अंदर लिखा गया है ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। देखिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.1 कैलोरी एनर्जी देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर मैं लगा देता हूँ स्टार 2, ताकि आपको ध्यान रहे कि भाई 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है वो कितनी एनर्जी देगा आपको, 4.1 कैलोरी एनर्जी देगा। अब देखिए, अब हम देखते हैं भाई कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कितने होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के होते हैं 3 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। पहला होता है मोनोसेक्राइड, दूसरा होता है डाइसेक्राइड और थर्ड होता है पॉलीसेक्राइड। अब समझिएगा इनका नाम, जो नाम है उन्हीं से इनकी अधिकतर जो नॉलेज हो जाती है। देखिए मोनोसेक्राइड, मोनो का मतलब होता है एक। जब क्या होता है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट जब जिसमें एक ही अणु उसका उपस्थित होता है तो उसको कहते हैं मोनोसेक्राइड। दूसरा डाइसेक्राइड मतलब 2 अणु, डाई मतलब 2, और पॉलीसेक्राइड मतलब होता है 2 से अधिक, 2 से अधिक और 10 तक। तो ये हो गया आपके पॉलीसेक्राइड। तो ध्यान रखिएगा, अब हम एक एक करके देखते हैं इनको। सबसे पहले हम मोनोसेक्राइड को पढ़ते हैं कि भाई मोनोसेक्राइड है क्या। तो देखिए मोनोसेक्राइड, देखिए ये रंगहीन, कलरलेस होंगे, घुलनशील, सॉल्युबल होंगे तथा मीठे होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसलिए ये शुगर कहे जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं। इनमें क्या होता है, 3 से 7 कार्बन परमाणु होते हैं। यानी इनमें कार्बन परमाणु जो होंगे वो 3 से 7 होते हैं, किंतु जीवों में 5 या 6 कार्बन परमाणु शर्कराएँ होती हैं। देखिए मोनोसेक्राइड की अगर बात की जाए तो यूनिट तो एक है, लेकिन इसके अंदर जो अणु होंगे वो कार्बन परमाणु कितने होंगे, वो 3 से 7 के बीच में होंगे। लेकिन हमारे पास एनिमल्स में, यानी कि मनुष्य की बात आप कर लीजिए, तो जो जंतु होते हैं इनमें 5 कार्बन वाले या फिर 6 कार्बन वाले परमाणु वाले शुगर होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, देखिए जब आए कि भाई 5 कार्बन परमाणु वाली शुगर कौन कौन सी है, तो 5 कार्बन परमाणु वाली शुगर है आपकी डीऑक्सीराइबोस। देखिए ये एक शुगर है और ये किसके अंतर्गत होती है, डीएनए और आरएनए के अंदर। अब यहाँ पर क्वेश्चन सीधे पूछा जा सकता है कि भाई ये जो डीएनए और आरएनए है इनमें कितने कार्बन परमाणु वाली शुगर होती है, तो कितने वाली होती है, पेंटोस, 5 कार्बन वाली। ज़्यादा नहीं सोचना है, सिंपल वे में समझिए कि भाई डीएनए आरएनए में 5 कार्बन परमाणु वाली शुगर है। अगला देखिए, सट कार्बनिक शर्करा, हेक्सोस शुगर, जिसमें 6 कार्बन परमाणु होंगे और यही सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। इसमें देखिए 3 तरह की हम इंपॉर्टेंट जो पढ़ते हैं। सबसे पहली है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज, पहला क्वेश्चन तो आप ये ध्यान रखिए कि भाई पके हुए अंगूर की शुगर कौन सी होती है, ग्लूकोज होती है। सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, अंगूर की शर्करा है तो कौन सी है, ग्लूकोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके बारे में, देखिए डी ग्लूकोज सबसे अधिक पाए जाने वाली शुगर है। डी, जिसे हम ग्लूकोज डी बोलते हैं, आप जानते हैं ग्लूकोन डी या ग्लूकोज डी नाम से इसको जाना जाता है, तो इसी की बात कर रहे हैं, ये ग्लूकोज ही होता है। देखिए डी ग्लूकोज सबसे अधिक पाई जाने वाली शुगर है। एनर्जी के लिए इसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है एनर्जी के लिए इसके लिए, इसलिए यह जीवों का ईंधन पदार्थ यानी फ्यूल सब्सटेंस कहलाता है। ब्लड में इसकी जो मात्रा होती है वो 90 से 160 mg/HL होता है। इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो वैल्यू है ये ब्लड शुगर लेवल की है। आपसे सीधे पूछा जा सकता है भाई ब्लड शुगर लेवल होता है तो कितना होता है, 90 से 160 mg/HL। तो ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट।
और साथ ही साथ इसे क्या कहते हैं, यह ब्लड शुगर कहलाती है। तो जब ब्लड शुगर जो चेक किया जाता है वो यही होता है, दरअसल क्या होता है, यही होता है, यही लेवल उसमें चेक किया जाता है, इसे ब्लड शुगर कहते हैं। और ये तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अंगूर में कौन सी शुगर होती है। हमें अधिकतर लगता है भाई फ्रक्टोज होगा, क्योंकि आपका फ्रूट्स में फ्रक्टोज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा, फ्रक्टोज नहीं होगा, ग्लूकोज होगा पके हुए अंगूरों में। दूसरी जो हमारी है ये है फ्रक्टोज। नॉर्मली हमारे नेचर की सबसे मीठी शुगर है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए भाई प्राकृतिक सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, तो फ्रक्टोज हो गई। और किस में होती है, फ्रूट्स में होती है। दूसरी चीज़ हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है सैकरिन। देखिए सैकरिन जो है ये फ्रक्टोज से लगभग 235 गुना मीठी शुगर है। फ्रक्टोज से 235 गुना मीठी शुगर है। ये एक आपकी कैसे शुगर है, जो कि खुद से बनाई गई है, जो कि आर्टिफिशियल शुगर है, और ये स्पेशल बनाई गई है मधुमेह रोगियों के लिए। मतलब जो डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं वो सैकरिन का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए क्योंकि ये शुगर तो है नहीं, आप अगर आपको मीठा खाना है तो आप सैकरिन खाइए, आपका ब्लड शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगा और आपकी जो मीठे खाने की इच्छा है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए सैकरिन को बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, अगर नेचुरल शुगर पूछा जाता है सबसे मीठा सबसे स्वीटेस्ट, तो कौन सा होगा, फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज किस में होती है, फलों में होती है। और अगर आर्टिफिशियल पूछा जाए तो क्या होगी, सैकरिन होगी। क्या होगी, सैकरिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तीसरा देखिए गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज जो है आपका डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध दही पनीर इसमें पाया जाता है। साथ ही साथ एवोकाडो एक फ्रूट होता है, इसमें ये होता है। तो बाकी जब एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तो वहाँ आप समझ जाएंगे कि भाई एवोकाडो फ्रूट क्या है। थोड़ा सा महंगा भी आता है और अच्छा फ्रूट भी है ये। अगला देखिए, अगली जो हमारे पास जो मोनोसेकेराइड है वो है मैनोस। और मैनोस पाई जाती है फ्रूट्स में, फ्रक्टोज भी पाई जाती है, मैनोस भी पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर नोट दिए गए हैं दो। तो पहला है कि मोनोसेकेराइड अणुओं को जोड़ने वाला बॉन्ड। कहने का मतलब है, आप देख रहे हैं कि हमने अभी पढ़ा भाई 5 कार्बन परमाणु वाली मोनोसेकेराइड, फिर हमने पढ़ा 6 कार्बन परमाणु वाली मोनोसेकेराइड। अब जो ये 5 कार्बन हैं तो ये कुछ ऐसे जुड़े होंगे। अब इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो कौन सा है, वही पूछा जा रहा है। तो ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। और देखिए पॉलीमराइजेशन से बनता है मोनोसेकेराइड, तो बहुलीकरण जिसे हिंदी में कहते हैं। तो सिर्फ आप ये बॉन्ड यहाँ ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है कि भाई कौन सा बॉन्ड होता है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। अब ये जो ओलिगोसेकेराइड है, देखिए जब क्या होता है 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ यानी यूनिट जब मिलती हैं तो क्या बनता है, ओलिगोसेकेराइड बनता है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए हमने मोनोसेकेराइड पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड का मतलब होता है 2, डाई का मतलब होता है 2, तो क्या 2, अब देखिए 2 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ, मतलब कहने का मतलब है 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स या चेन भी आप बोल सकते हो, मिलकर इसे बनाएंगे। यह मीठी जल में घुलनशील शुगर है, यानी मीठी भी है और सोल्यूबल भी है वाटर में। अब ये 3 प्रकार की होती है। देखिए ये तो नहीं आएगा ये वाला, ये भी नहीं आएगा, लेकिन देखिए ये जैसा हमने पीछे पढ़ा ये भी 3 प्रकार की, ये भी 3 प्रकार की, तो ये भी 3 प्रकार की होती हैं। अब 3 प्रकार में कौन कौन सी होती है, पहली होती है माल्टोज, दूसरी होती है सुक्रोज और थर्ड होती है लैक्टोज। अब इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, जो माल्टोज और जो सुक्रोज है ये दोनों ही आपकी प्लांट शुगर हैं। प्लांट शुगर का मतलब देखिए माल्टोज जो होता है ये अंकुरित बीजों में आपको मिलता है और सुक्रोज आपको गन्ने में मिलता है, तो हो गई प्लांट शुगर। और लैक्टोज जो है ये आपको दूध में मिलता है, और दूध कौन देता है, एक गाय या फिर जो मानव माता है, ह्यूमन जो मदर होती है, उनके दूध में लैक्टोज सबसे ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन में बनता है। तो एनिमल शुगर ये हो गई आपकी लैक्टोज और प्लांट शुगर हो गई आपकी माल्टोज और सुक्रोज। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए माल्टोज, तो देखिए माल्टोज क्या है, डाइसेकेराइड है। हमने अभी देखा डाइसेकेराइड मतलब इसमें 2 मोनोसेकेराइड होंगे। 2 मोनोसेकेराइड मतलब ग्लूकोज और ग्लूकोज, हमने डी ग्लूकोज पढ़ा, यानी ग्लूकोज के 2 अणु मिलेंगे तो माल्टोज बनेगा। अब देखिए ये तो थोड़ा सा डेप्थ वाला क्वेश्चन है तो शायद ना बने, लेकिन ये क्वेश्चन कि भाई जो अंकुरित जो जर्मिनेशन होता है बीजों में या अनाजों में या फिर आपकी जो खाने वाली फसलें हैं उनमें, उसमें सबसे ज़्यादा माल्टोज पाया जाता है, पहली चीज़। दूसरा जौ में भी माल्टोज होती है। और देखिए इसमें क्या होता है, देखिए किण्वन में इसके माल्टोज से मदिरा बनाई जाती है। देखिए जौ का प्रयोग जो है शराब बनाने में किया जाता है,
और कैसे किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, माल्टोज होती है। अब क्या होता है, फर्मेंटेशन किया जाता है और उससे फिर क्या बनाई जाती है, आपकी शराब बनाई जाती है। दूसरा देखिए सुक्रोज, तो सुक्रोज सीधे सीधे ध्यान रखना है गन्ने में। देखिए मोस्टली आपके पास वन दरोगा में जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा भाई, माल्टोज किस में पाया जाता है, तो सीधे आएगा अंकुरित अनाजों में। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा सुक्रोज किस में पाया जाएगा, गन्ने में। ये पशुधन प्रसार अधिकारी वालों के लिए जो ये इतना डेप्थ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए तीसरा लैक्टोज, तो लैक्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर बनाते हैं लैक्टोज को। दूध में ये होती है और सबसे ज़्यादा प्रतिशत इसका किस में होता है, ह्यूमन मदर मिल्क में होता है। यानी कि जो ह्यूमन मदर का जो मिल्क होगा उसमें लैक्टोज का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है, तो इसीलिए उसे एनिमल हम क्या कह रहे थे कि एनिमल ये शुगर है। अब तीसरा आ जाइए पॉलीसेकेराइड, तो पॉलीसेकेराइड का पॉली का मतलब होता है बहुत, तो पॉली का मतलब अनेक, जिसमें हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ 10 से ज़्यादा। मोनोसेकेराइड यानी ग्लूकोज से मिलकर बनता है, यानी कि ग्लूकोज या मोनोसेकेराइड की 10 से ज़्यादा यूनिट क्या करती हैं, मिलती हैं और फिर क्या बनता है, पॉलीसेकेराइड बनता है। और ये क्या होता है, ये इनसॉल्यूबल होता है, साथ ही साथ ये कॉम्प्लेक्स है। तो ये तो नहीं आएगा, लेकिन अब जो आगे जो पॉइंट आएंगे वो हो सकते हैं आ जाएं और आए भी हैं पेपरों में। तो सबसे पहले भाई कि पॉलीसेकेराइड दो प्रकार से बनते हैं। कैसे बनते हैं, पहला होता है होमी पॉलीसेकेराइड और दूसरा होता है हेटेरोपॉलीसेकेराइड। अब जो होमी पॉलीसेकेराइड है इसमें क्या होता है, इसमें समान इकाइयों के जुड़ने से, समान इकाइयाँ मतलब मोनोसेकेराइड की समान इकाइयाँ जुड़ी, जैसे ग्लूकोज 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 ऐसे जुड़ा फिर होमी पॉलीसेकेराइड बना। दूसरा हेटेरोपॉलीसेकेराइड में क्या होता है कि भाई ग्लूकोज भी जुड़ गया, आपका फ्रक्टोज भी जुड़ गया, तो इस तरह से अलग अलग यूनिट्स जुड़ी और फिर ये बना। अब जो ये सेकंड वाला तो देखिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो होमी पॉलीसेकेराइड है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको समझिए कि ये किस किस में होता है और कहाँ पे ये पाया जाता है। तो सबसे पहले इसे ये दो तरह से होता है। पहला स्टोर्ड, स्टोर्ड मतलब जो आपका स्टोर हो जाए, और उसमें आपका एग्जांपल आता है मंड, जिसे हम स्टार्च कहते हैं। आप जानते हैं स्टार्च आलू में पाया जाता है, स्टोर्ड होता है उसमें। और ग्लाइकोजन अभी हमने पीछे पढ़ा था, ग्लाइकोजन आपका लीवर में क्या होता है, स्टोर होता है। और डेक्स्ट्रॉन, तो डेक्स्ट्रॉन भी एक होमी पॉलीसेकेराइड है और इसका यूज कब होता है, देखिए इसका यूज होता है युद्ध के दौरान। इसका यूज किसके दौरान होता है, युद्ध के दौरान होता है। ये प्लाज्मा की वॉल्यूम को बढ़ाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा स्ट्रक्चरल, तो स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आप क्या कहेंगे, सेलुलोज आएगा और काइटिन आएगा। क्या आएगा, सेलुलोज और काइटिन। तो अब जो ये तो थोड़ा सा डेप्थ हो गया, अब जो आपको ध्यान रखना है चीज़ें वो आप समझिए। तो देखिए होमी यानी कि सीधे सीधे पॉलीसेकेराइड के आप एग्जांपल देखिए। तो पॉलीसेकेराइड के 3 एग्जांपल होते हैं। ग्लाइकोजन सबसे पहला, तो ग्लाइकोजन लीवर में ये ग्लूकोज क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में चेंज होता है और फिर उसको क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। तो क्वेश्चन क्या आता है, वो ये आता है कि भाई ग्लाइकोजन, या फिर क्वेश्चन आता है कि भाई ग्लूकोज को किस रूप में स्टोर किया जाता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में किया जाता है। और कहाँ किया जाता है, लीवर में किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये क्लियर। दूसरा स्टार्च या मंड, तो स्टार्च या मंड किस में होता है, आलू में होता है और अनाज में होता है। और तीसरा एग्जाम्पल इसका सेलुलोज, और सेलुलोज को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हम इसे पढ़ चुके हैं, सेल वॉल बनाने के काम आता है ये। अब इसके बारे में देखिए, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक कार्बनिक यौगिक, बायोपॉलीमर एवं पॉलीसेकेराइड। तो ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा भाई पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, तो सेलुलोज है। आप जानते हैं प्लांट बहुत से हैं और सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, इसीलिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत ईजी है, फ्री का नंबर इसे कहते हैं। तो ये हैं दोस्तों आपके कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट की एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी देना। ये शरीर का निर्माण नहीं करते, ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का निर्माण करना या एनर्जी देना ही कार्बोहाइड्रेट का इम्पॉर्टेंट रोल है। दूसरा, हमारे भोजन में 65% आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। चलिए अब हम फैट को पढ़ते हैं। तो देखिए फैट, वसा या लिपिड, फैट, वसा या लिपिड तीनों एक ही नाम है, बस लिपिड इसे क्या कहते हैं, साइंटिफिक थोड़ा सा रासायनिक दृष्टिकोण से इसको लिपिड कहा जाता है। इंग्लिश में फैट कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, वसा। अब देखिए वसा क्या होती है, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट देखा था, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या था, कंपाउंड था, और उसमें होता है ये 1:2:1। और ये देखिए H, उसमें पानी में H2 होते हैं, ऑक्सीजन 1 होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, CHO2 होता है। तो इसी तरह से फैट का कंपोजिशन भी होता है। तो फैट में क्या होता है,
कार्बन होता है, होते तो यही तीनों हैं, कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन, होंगे तो तीनों। लेकिन इसकी एक विशेषता होती है कि इसमें जो ऑक्सीजन होता है उसकी मात्रा कम होती है। अब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है जिसके कारण ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। आपने देखा होगा जो फैट होती है वो पानी के साथ नहीं मिलती है, इसका मतलब है कि ये पानी से घुलती नहीं है, हाइड्रोफोबिक है। उसका रीज़न क्या है, ऑक्सीजन का कम होना। और साथ ही साथ आप जानते हैं जल में ये इनसॉल्युबल होती है, लेकिन क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, पेट्रोलियम, एसीटोन, अल्कोहल में से घोला जा सकता है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन यही आता है कि भाई जो फैट होती है, जो वसा होती है, वो अघुलनशील क्यों होती है पानी में, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, एनिमल्स में 3 प्रकार के फैट पदार्थ होते हैं, इन्हें लिपिड कहते हैं। कहने का मतलब है 3 तरह की फैट्स होती हैं। सबसे पहली होती है सरल लिपिड, सिंपल लिपिड या नेचुरल या प्योर फैट इसे कहते हैं। सेकंड होती है कंपाउंड फैट और थर्ड होती है डिराइव्ड फैट यानी व्युत्पन्न लिपिड। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है। लेकिन देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो फैट होता है वो फैटी एसिड से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, फैटी एसिड। और यहीं से क्वेश्चन आया था, एसएससी में भी क्वेश्चन आया था, पशुधन प्रसार अधिकारी में भी क्वेश्चन आया था, हो सकता है आपके उत्तराखंड वन दरोगा में क्वेश्चन पूछ ले। तो सबसे पहले ये तीनों जो हमने देखा है कि ये 3 तरह की वसाएं हैं, लेकिन ये तीनों तरह की वसाओं का बेसिक मॉलिक्यूल क्या है, तो वो है फैटी एसिड। क्या है, फैटी एसिड। तो सबसे पहले हम फैटी एसिड को पढ़ेंगे। चलिए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए ज़रा। देखिए, वसा का रासायनिक केमिकल डिसॉल्यूशन यानी कि जिसे रासायनिक विघटन कहते हैं, जब आप क्या करते हो, फैट को तोड़ते हो केमिकली, तो उससे क्या निकलता है, फैटी एसिड निकलता है और ग्लिसरॉल निकलता है, पहली चीज़। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, 1 ग्राम वसा 9.3 कैलोरी एनर्जी देगी। ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम वसा 9.3 कैलोरी एनर्जी देगी और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ये क्या करती है, डबल एनर्जी देती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन हो जाता है फैट का। अब देखिए, सामान्य वसा यानी सिंपल जो फैट होती है उसमें क्या होता है, फैटी एसिड के 3 अणु एस्टर बॉन्ड से ग्लिसरीन के 1 अणु से जुड़े होते हैं। कहने का मतलब है फैटी एसिड है, इसके 3 अणु, मान लीजिए 3 अणु, कोई भी 3 अणु एस्टर बॉन्ड से ग्लिसरॉल के 1 अणु से जुड़े होते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है भाई फैट जो होती है उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, तो कौन सा होता है, एस्टर बॉन्ड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर आप एक स्टार लगा लीजिए। तो ये हो गया आपका। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं फैटी एसिड को। भाई फैटी एसिड होती क्या है, तो देखिए फॉर्मूला ये यहाँ पे लिखा है। फैटी एसिड होती क्या है, देखिए फैटी एसिड मतलब आप अगर फैट को तोड़ोगे, वसा को अगर तोड़ोगे तो आपको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड प्राप्त होंगे। अब फैटी एसिड क्या होती है समझिए। देखिए, फैटी एसिड वसा का प्रमुख भाग बनाते हैं। कहने का मतलब है ये बेसिक इसका क्या है, एलिमेंट है। फैटी एसिड में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन की एक श्रृंखला, अशाखित श्रृंखला, मतलब अनब्रांच्ड, जो कि देखिए शाखित का मतलब होता है ये जिसमें ब्रांचेस हों, और जिसमें ब्रांच ना हो, नॉर्मल क्या हो, सिंपल एक इस तरह से लाइन हो, जिसे हम क्या कहते हैं, अनब्रांच्ड चेन इसे कह सकते हैं। चेन होती है, हाइड्रोकार्बन की एक चेन होती है। श्रृंखला में CH2 की संख्या 4 से 32 तक होगी, और जो कि कैसे होगी, इवन नंबर में होगी। तो समझिए इसको कि भाई जो हाइड्रोकार्बन इसमें होगा, वो चेन में उसकी जो संख्या होगी वो 4 से लेके 32 के बीच में होगी, और जो भी संख्या होगी वो कैसे होगी, इवन नंबर में होगी। कहने का मतलब 4 होगी या फिर 6 होगी या फिर 8 होगी या फिर 10 होगी। तो कहने का मतलब सम नंबर में होगी, इवन नंबर्स में होगी। अब देखिए आगे, चेन में एक छोर पर कार्बन परमाणु में कार्बोक्सिल समूह व दूसरे छोर पर मेथिल समूह जुड़ा होता है। देखिए, जो कहने का मतलब है एक चेन है, उसके एक छोर पर यानी कि सबसे ऊपरी हेड वाले सिरे पे आप लगा लीजिए कि इसमें कौन सा समूह है आपका, इसमें आपका कार्बोक्सिल समूह है, ये वाला जो हम यहाँ पे, यानी हेड का निर्माण कौन कर रहा है, कार्बोक्सिल समूह कर रहा है। और ये नेगेटिव चार्ज होता है इसमें, इसीलिए ये पोलर होता है, मतलब ध्रुवीय होता है। दूसरे छोर यानी कि टेल का निर्माण कौन करेगा, वो करेगा आपका मेथिल समूह, जिसे हम CH3 कहते हैं, CH3। तो ये टेल का निर्माण करता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ,
जो ये COOH वाला है कार्बोक्सिल समूह, ये क्या होता है, ये आपका हेड वाला सिरा बनाएगा जो क्या होता है जल में घुलनशील होता है, जिसे हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। और जो CH3 वाला जो पार्ट होगा वो क्या बनाएगा, टेल, जो कि हाइड्रोफोबिक होगा। तो इसीलिए फैटी एसिड एकमात्र ऐसे अणु हैं जिनमें दोनों तरह के गुण पाए जाते हैं। दोनों तरह के गुण मतलब कि ऐसे अणु जो हाइड्रोफोबिक भी हों और हाइड्रोफिलिक भी हों, जिन्हें क्या कहते हैं हम एम्फीपैथिक अणु कहते हैं या मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये क्या होंगे, आपके फैटी एसिड होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है भाई, फैटी एसिड कैसे होते हैं, तो कैसे होते हैं, एम्फीपैथिक होते हैं, यानी कि जिनमें हाइड्रोफोलिक कैरेक्टर्स भी होते हैं और हाइड्रोफोबिक भी होते हैं, हाइड्रोफिलिक भी होंगे, हाइड्रोफोबिक भी होंगे। दूसरी चीज़, फैटी एसिड का हेड कौन बनाएगा, कार्बोक्सिल समूह। कैसा होता है, नेगेटिव होता है, पोलर होता है, और पानी में क्या हो जाता है, घुलनशील हो जाता है। दूसरा कि इसके टेल कौन बनाता है, तो टेल कौन बनाता है, मेथिल ग्रुप बनाता है CH3, और ये कैसा होता है, पानी में इनसोल्यूबल होता है और कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। तो ये प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन की। अब देखिए बेसिक इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ ताकि जो लोग, अब कोई भी एग्ज़ाम अगर आपके सामने अगर साइंस से रिलेटेड आता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखिए अब क्या होता है, फैटी एसिड में बॉन्ड के अकॉर्डिंग टू, यानी कार्बन के जो बॉन्ड हैं उनके अकॉर्डिंग टू, ध्यान रखिएगा फैटी एसिड में कार्बन बॉन्ड है, जबकि हमारे फैट में कौन सा है, ईस्टर बॉन्ड है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, फैटी एसिड में कार्बन बॉन्ड के अकॉर्डिंग टू फैटी एसिड होते हैं 2 प्रकार के, और इसी के आधार पे फिर हम आगे फैट भी पढ़ते हैं। फैट भी 2 प्रकार की होती हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अभी मैं बताता हूँ आपको किस तरह से क्वेश्चन बनता है ये, लेकिन पहले आप फैटी एसिड समझ लीजिए। तो देखिए सैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे फैटी एसिड जिसमें सिंगल सहसंयोजी कोवलेंट बॉन्ड होगा, यानी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वाले जो होंगे वो होंगे फैटी एसिड, और जिनमें डबल कोवलेंट बॉन्ड होंगे वो कैसे होंगे, असंतृप्त, जिन्हें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। अब देखिए जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है उसके अंतर्गत कौन आएगी, घी आती है और चर्बी आती है। ध्यान रखिएगा घी और चर्बी कैसे होंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड। आगे भी ध्यान रखिएगा, अभी से ध्यान रखिएगा, आगे भी बहुत काम आएंगे ये। दूसरा जो आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में है उसके अंतर्गत कौन सी आएंगी, प्लांट फैट आएंगे। अब प्लांट फैट कौन सी होती है, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, प्लांट फैट के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो पशुधन प्रसार अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, मैं भी आपको बताता हूँ। तो देखिए जो आपके सैचुरेटेड जो फैटी एसिड हैं उसके एग्जाम्पल हैं लॉरिक फैटी एसिड, मायरिस्टिक फैटी एसिड, पामेटिक फैटी एसिड और स्टीयरिक फैटी एसिड, और लास्ट है एरिकेडिक फैटी एसिड। तो ध्यान रखिएगा, इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इस वाले में, इसमें किस में, सैचुरेटेड वाले में। लेकिन अनसैचुरेटेड वाले में आपके 3 या 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब कौन से हैं, तो सबसे पहले पामेटोलिक फैटी एसिड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लाइनोलिक फैटी एसिड और लाइनोलिनिक फैटी एसिड दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हें एसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। अगला है ऑलिक फैटी एसिड। देखिए जो हमारे पास फैट्स होती हैं, जैसे सरसों का तेल है, कम तापमान भी हो जाएगा तब भी नहीं जमता है। तो क्यों नहीं जमता है, इसी की वजह से नहीं जमता है क्योंकि सरसों के तेल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वो नहीं जमता है, और नाम क्या है, ऑलिक एसिड। और लास्ट है एरिकिडोनिक फैटी एसिड। अब देखिए ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं, और इसमें ये 2 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अब आगे चलिए, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर और चीज़ें क्लियर होंगी कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि लाइनोलिक और लाइनोलिनिक फैटी एसिड दोनों इंपॉर्टेंट क्यों हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट, प्लांट में एरिकिडोनिक फैटी एसिड का संश्लेषण नहीं होता है, बाकी सभी का होता है। कहने का मतलब है जो भी प्लांट आप फैट ले रहे हो, जैसे सरसों का तेल है या फिर आप मूंगफली का तेल ले रहे हैं, तो उसमें एरिकिडोनिक फैटी एसिड नहीं है, जो कि हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आता है। लेकिन होता क्या है कि एरिकिडोनिक फैटी एसिड का निर्माण होता कब है, जब आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लाइनोलिक और लाइनोलिनिक फैटी एसिड को लेंगे शरीर में, उसके बाद इसका निर्माण होता है। तो इसलिए बोला जा रहा है भाई लाइनोलिक और लाइनोलिनिक फैटी एसिड क्या हैं, दोनों एसेंशियल है, क्योंकि इसी के बाद ये एसिड फैटी एसिड बनता है।
इसको आप ऐसे ध्यान रखिए। अब देखिए लाइनोलिक एवं लाइनोलिनिक फैटी एसिड दोनों केवल भोजन से प्राप्त होते हैं, वनस्पति तेलों में होते हैं, एसेंशियल ये दोनों होते हैं। अगला देखिए भोजन से प्राप्त लाइनोलिक अम्ल या फिर लाइनोलिक फैटी एसिड से स्तनियों यानी मैमल्स में एरिकिडोनिक फैटी एसिड बनता है, ये वाला, इसलिए यह सबसे अधिक एसेंशियल फैटी एसिड है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है भाई कि मानव शरीर के लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल फैटी एसिड कौन सा है, तो कौन सा है, लाइनोलिक फैटी एसिड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा इसको क्योंकि यह आ चुका है। आगे देखिए बाकी सभी फैटी एसिड मैमल्स की सेल्स में एसिटल सह एंजाइम ए, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एसिटल को एंजाइम ए से बनते हैं। और कैसे बनते हैं, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, उसके बाद ये आपके सारे के सारे बन जाएंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, लाइनोलिक अम्ल और लाइनोलिनिक अम्ल और एरिकिडोनिक एसिड कैसे बन रहे हैं, कौन से एसेंशियल हैं, कौन सा मानव शरीर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट। देखिए एक बार समझ नहीं आएगा दोबारा वीडियो चला के देखिएगा, क्योंकि यही है फैट में, इसके आगे कुछ भी नहीं है। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो समझिए सब कुछ पढ़ लिया, कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा क्योंकि आपको सब पता लग जाएगा। अब देखिए हम देखते हैं अब फैट के टाइप। तो हमने अभी देखा था सरल, और उसके बाद हमने इसके दो और प्रकार देखे थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कौन सी फैट देखेंगे, हम यहाँ पर सिंपल फैट या सिंपल लिपिड या नेचुरल जो आपकी फ़ैट है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, ये ट्राइग्लिसराइड होते हैं। कहने का मतलब है इसमें क्या होता है, फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल और ग्लिसरॉल का 1 मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये दोनों मिलते हैं और तब बनता है आपका सिंपल फैट। तो इसलिए इसे ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। तो ये तो नहीं आएगा पेपर में, बस आपको समझना है। दूसरा पॉइंट देखिए प्लांट फैट्स। प्लांट फैट्स कैसी होती हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है भाई कि प्लांट जो फैट्स होती हैं वो कैसी फैट्स होती हैं, तो अनसैचुरेटेड होती हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। और ये हमेशा कैसे होंगी, लिक्विड फेज में होती है। आप जानते हैं जो प्लांट, मूंगफली का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया और तिल का तेल हो गया, और ये सभी जो तेल हैं ये कैसे होते हैं, आप कम तापमान पे भी ये क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और देखिए जब हम क्या करते हैं, इनमें अलग से हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं, फिर इनसे क्या बनाई जाती है, वनस्पति घी। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है कि भाई वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग होती है, हाइड्रोजन गैस प्रयोग होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा जो प्लांट जो फैट्स होती हैं वो कैसी होती है, अनसैचुरेटेड होती हैं, और उसमें हाइड्रोजन गैस मिलाकर क्या बनाई जाती है, वेजिटेबल घी बनाई जाती है। अब दूसरा देखिए प्लांट फैट्स। प्लांट फैट्स का हमने देखा, प्लांट फैट्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है कम, इसीलिए ये नॉर्मल टेम्परेचर पे यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे भी ये क्या होती हैं, लिक्विड बनी होती हैं। अब जो हमारा अगला जो इसमें है वो है हमारा एनिमल फैट्स। तो एनिमल फैट को पढ़ने से पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, नारियल का जो तेल है, देखिए नारियल क्या होता है, प्लांट होता है, लेकिन देखिए नारियल का जो तेल है वो आप देखते होंगे थोड़ा सा तापमान कम हो जाए 15 या 16 डिग्री पे, तो वो क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है, मतलब सॉलिड हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। तो इनको ध्यान रखिएगा कि ठोस वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या होगा, आपका सैचुरेटेड जो फैटी एसिड है उसकी मात्रा अधिक होगी। तो ये इसका एक तरह से अपवाद हो गया, एक्सेप्शन। अब देखिए एनिमल फैट। तो एनिमल फैट का मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है, जिस कारण क्या होते हैं, ये जो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी क्या होते हैं, सॉलिड में होते हैं या सेमी सॉलिड होते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिए जो आपकी सैचुरेटेड जो फैट होती हैं, सैचुरेटेड जो फैट होंगी वो सैचुरेटेड फैट्स का पाचन कठिन होता है। जैसे घी होती है, तो घी क्या है, घी एक सैचुरेटेड फैट है, इसलिए इसे पचाना मुश्किल होता है। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी, उसके बाद ही आप इसे ले सकते हैं। और अगर आप एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं और घी भी खाते रहते हैं तो देखिए एथेरोस्क्लेरोसिस रोग हो सकता है, जिसमें आपका क्या होता है, हार्ट अटैक इसे नॉर्मली कहते हैं। इसमें क्या होती है, आर्टरीज में आपका कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, इसे ही क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। और देखिए जो आपके एनिमल फैट होती है इन्हें हार्ड फैट भी कहा जाता है। लेकिन देखिए मछली क्या है, एक एनिमल है, और लेकिन इसका जो तेल होता है
उसमें आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत होते हैं, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। कहने का मतलब है ये एकदम से आपकी ठोस में नहीं बदलती है। अब देखिए अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट, साबुनीकरण, साबुनिफिकेशन इसे कहते हैं। देखिए वसा जो होती है फैट, इसी से ही साबुन बनता है। कैसे बनता है, देखिए जो कास्टिक सोडा या फिर जो कास्टिक पोटास होता है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, फैट का हाइड्रोलिसिस किया जाता है और उसके बाद क्या मिलता है, ग्लिसरॉल मिलता है और आपको सोडियम और पोटेशियम के मिनरल्स मिलते हैं, सॉल्ट मिलते हैं, और यही दोनों क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। तो बहुत इजी लैंग्वेज है, एक बार दोबारा सुन लीजिए। कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के द्वारा फैट का हाइड्रोलिसिस करते हैं और उसके बाद आपको ग्लिसरॉल मिल जाता है और सोडियम और पोटेशियम के आपको मिनरल्स मिलते हैं और इन्हें क्या कहते हैं, साबुन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों आता है कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास वाला, तो समझदारी के साथ पढ़िएगा ताकि मेहनत खराब ना जाए। अगला पॉइंट देखिए, फैट के ऑक्सीडेशन से एसिटल से एंजाइम ये बनता है जो क्रेब्स चक्र में एनर्जी प्रदान करता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, भाई एसिटल से एंजाइम कैसे बनता है, तो कैसे बनता है, फैट के ऑक्सीडेशन से बनता है। काम क्या होता है इसका कि भाई ये क्रेब्स चक्र में क्या करता है, एनर्जी यानी एटीपी देता है। तो ध्यान रखिएगा, एनर्जी कौन देगा, सह एंजाइम को, आपका एंजाइम या एसिटल को एंजाइम ए एनर्जी देगा क्रेब्स चक्र में। अगला देखिए, अधिक वसा युक्त भोजन में फैट वायु की O2 से क्रिया करने पर रैंसिड हो जाता है। कहने का मतलब है आपने कोई खाना बनाया, उसमें आपने बहुत ज़्यादा फैट यूज की है, तो अगर आप उसे खुला रखोगे तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन के साथ वो फैट क्या कर लेगी, रिएक्शन कर लेगी और उससे आपके खाने में बदबू आ जाती है, उसको कहते हैं रैंसिड, रैंसिड फूड कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, खाना इसीलिए ख़राब हो जाता है क्योंकि उसमें जो आपकी फ़ैट होती है, जो आपने वसा यूज की है, वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगी, रिएक्शन कर लेगी, उसके बाद वो खाना खराब हो जाता है। अगला देखिए, मनुष्य एवं मैमल्स यानी स्तनधारियों में स्किन के नीचे पैनिकुलस एडिपोसस फैट की लेयर होती है। और देखिए ये जो लेयर होती है ये लगभग अगर कोई 75 किलो का व्यक्ति है तो उसमें 5 किलोग्राम होगी। और ये फैट जो आपके शरीर में स्टोर होती है, इससे आप 12 हफ्ते तक क्या कर सकते हो, फास्टिंग कर सकते हो, फास्ट रख सकते हो। श्रीदेव सुमन जी का रिकॉर्ड है इसमें, उन्होंने 12 हफ्ते ही किया था। आप जानते हैं 84 डेज़ में वो मरे थे, तो लास्ट यही स्टेज है 84 डेज़, यानी अभी तक 84 डेज़ तक वही भूख हड़ताल पे रहे थे। तो इस फैट का यूज़ आप 84 डेज़ के लिए कर सकते हो। कहने का मतलब है मानव शरीर 84 डेज़ तक बिना खाने के रह सकता है। अगला देखिए, अनसैचुरेटेड फैट मानव के लिए उपयुक्त होती है और बेस्ट कौन सी होती है, सैफ्लावर। कहने का मतलब है मनुष्य के खाने में प्रयोग होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे शुद्ध और सबसे जो अच्छा जो तेल है वो होती है अनसैचुरेटेड फैट्स। और इसमें कुसुम का तेल, जिसे सैफ्लावर भी कहते हैं, वो सबसे अच्छा तेल है। या फिर आप सूरजमुखी का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये प्लांट फैट्स हैं और जो कि अनसैचुरेटेड है। तो क्वेश्चन यहाँ पर जो बनता है वो ये बनता है कि मानव शरीर के लिए उपयुक्त वसा है तो कौन सी है, अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, जो कि किस में होती हैं, प्लांट्स में होती हैं। तो चलिए, अब पहला तो हमने देख लिया सिंपल। अब हम संयुक्त जो फैट है हमारी, जो आपकी संयुक्त फैट है उसको पढ़ते हैं। तो ये क्या होती है, देखिए ये फैटी एसिड, अल्कोहल और अन्य पदार्थों से बने होते हैं। कहने का मतलब है फैटी एसिड, अल्कोहल भी होगा, नाइट्रोजन भी इसमें होता है, तो इनसे मिलकर ये बना होता है। दूसरा देखिए, ये स्ट्रक्चरल फैट है। कहने का मतलब है स्ट्रक्चरल फैट का मतलब है कि ये क्या होता है, सेल, जो मानव कोशिका है या फिर जो प्लांट सेल है उसमें स्ट्रक्चर बनाने के काम आएगी, ऑर्गन्स को बनाने के काम आएगी। अब क्या क्या बनता है इससे, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो एग्जाम्पल है, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल है फास्फोलिपिड। तो फास्फोलिपिड कैसी है, आपकी संयुक्त आपकी फैट है। और देखिए फास्फोलिपिड क्या बनाती है, सेल वॉल बनाती है और ऑर्गन मेम्ब्रेन बनाती है। कहने का मतलब आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर भी लेयर होती है और गाल्जी काई के बाहर भी लेयर होती है। तो जितनी भी लेयर्स होती हैं जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनती है। फैट में अगर बात की जाए तो फास्फोलिपिड। दूसरा देखिए ग्लाइकोलिपिड्स। तो ग्लाइकोलिपिड क्या बनाती है, सेल मेम्ब्रेन बनाती है। और देखिए सेल मेम्ब्रेन की जो आउटर सरफेस होगी, मतलब कोशिका जो आपकी झिल्ली होती है उसका जो आउटर सरफेस होता है वहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स होती है। तीसरा देखिए लाइपोप्रोटीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए स्टार भी लगा है, एक स्टार मैं और लगा देता हूँ। देखिए लाइपोप्रोटीन, क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है, भाई मानव शरीर में जो वसा है उसका संचरण खून में किस रूप में होता है, यानी खून में फैट
किस रूप में जाती है, तो लाइपोप्रोटीन के रूप में जाती है। और दो तरह के ये कोलेस्ट्रॉल के रूप में जाती है, एक जाती है LDL के रूप में और दूसरी जाती है ये HDL के रूप में। अब देखिए LDL और HDL हम इसको आगे देखेंगे। LDL में ये 5% कोलेस्ट्रॉल यानी कि 5% कोलेस्ट्रॉल होता है LDL में, यानी लोअर डेंसिटी लिपिड्स में आपका 5% कोलेस्ट्रॉल होता है और हाई डेंसिटी आपका लिपिड्स में 20% तक कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। तो लाइपोप्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, LDL और HDL। LDL में 5% कोलेस्ट्रॉल और HDL में 20% कोलेस्ट्रॉल। और देखिए ब्लड में फैट जो चलती है वो किस रूप में चलती है, लाइपोप्रोटीन के रूप में चलती है। और अगला जो हमारा जो संयुक्त जो वसा है वो है मोम या वैक्स, जिसे आप सब जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें फैटी एसिड का एक अणु अल्कोहल के एक अणु से जुड़ा होता है और साथ ही साथ ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। और इसके एग्जाम्पल आप जानते हैं मधुमक्खी का मोम, या फिर आपने देखा होगा सेब हो गया, नाशपाती हो गया, इनके ऊपर क्या होती है, एक परत होती है, बिल्कुल कैसी होती है, मोम की तरह होती है। तो वो भी मोम का ही एग्जाम्पल है। साथ ही साथ ऊन या फिर जो भेड़ होती हैं उनकी ऊन में भी उसके जो ऊन है, वो जो बाल है उसके ऊपर भी आपकी एक बिल्कुल बारीक सी महीन परत होती है, वो भी वैक्स की होती है। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल। तो ये आपकी दूसरी भी ख़त्म हो गई। अब जो तीसरी जो हमारे पास लिपिड है वो है व्युत्पन्न लिपिड, जिसे हम डिराइव फैट कहते हैं या लिपिड कहते हैं। तो देखिए होता क्या है, ये कैसे बनते हैं। व्युत्पन्न का मतलब होता है कि किसी एक चीज़ से निकलना है, किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ निकलना। तो क्या होता है, जब फैट मेटाबॉलिज्म होता है तो दो चीज़ें बनती हैं, एक होता है टर्पिन और एक होता है आइकोसाइनाइड। तो टर्पिन्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले ये देखिए, तो टर्पिन्स होता क्या है, एसिटल को एंजाइम ए, तो हमने अभी पीछे पढ़ा था से एंजाइम ए के संघनन, इसके कंडेंसेशन से आइसोप्रीन बनता है, जो बहुत से जैव अणुओं का पूर्ववर्ती है, यह टर्पिन्स कहलाता है। देखिए होता क्या है, एसिटल को एंजाइम का कंडेंसेशन होता है और फिर बनता है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन क्या होता है, बहुत से बायोमोलिक्यूल का ये पूर्ववर्ती, यानी इनसे इनका पूर्वज क्या है, भाग है या मॉलिक्यूल है। और यही आइसोप्रीन क्या बनाता है, टर्पिन्स बनाता है। और इसके एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला एग्जाम्पल है स्टेरॉयड, बहुत अच्छे से आप जानते हैं, फैट में सॉल्यूबल होता है, फैटी एसिड इसमें एब्सेंट होता है और ये एक तरह का कोलेस्ट्रॉल है। ध्यान रखिएगा, स्टेरॉयड भी कोलेस्ट्रॉल की श्रेणी में ही आता है। या फिर स्टेरॉयड आपको पता है, बहुत से जो खिलाड़ी होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, वो अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए स्टेरॉयड का प्रयोग करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और साथ ही साथ देखिए कोलेस्ट्रॉल जिसे आप जानते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन सीधे सीधे यही आएगा, भाई कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो क्या है, स्टेरॉयड है। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ह्यूमन में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला स्टेरॉयड। कोलेस्ट्रॉल क्या है, ह्यूमन में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा स्टेरॉयड। तो क्वेश्चन आ सकता है, भाई आदमी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला स्टेरॉयड कौन सा है, तो कोलेस्ट्रॉल है। दूसरा हार्मोन्स आप जानते हैं, और वसा में घुलनशील विटामिन, यानी टर्पिन्स के एग्जाम्पल कौन से हो गए, स्टेरॉयड हो गया, हार्मोन हो गया, और फैट सॉल्यूबल विटामिन हो गए। अब फैट सॉल्यूबल विटामिन आपको पता है कौन कौन से हैं, A, D, E और K। तो ये भी हम इसके बाद के टॉपिक में पढ़ लेंगे इसको। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं उनको जानने से पहले, लेकिन इसका दूसरा पॉइंट देख लीजिए, आइकोसाइनाइड। तो आइकोसाइनाइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आइकोसाइनाइड में क्या होता है, लाइनोलिक फैटी एसिड से एरिकिडोनिक फैटी एसिड बनता है और इससे पुनः 3 आइकोसाइनाइड बनते हैं। कहने का मतलब है, आप जानते हो कि एरिकोडोनिक जो फैटी एसिड है ये प्लांट में नहीं होता है, ये हमारे शरीर में ही बनता है। कब बनता है, जब आप प्लांट से लाइनोलिक एसिड फैटी एसिड लोगे। तो लाइनोलिक फैटी एसिड आपने लिया और हमारे शरीर में बना एरिकिडोनिक फैटी एसिड, और इसके बाद आपका क्या बनेगा, इससे आइकोसाइनाइड बनेंगे। अब आइकोसाइनाइड होते 3 तरह के। तो देखिए डेप्थ बहुत ज़्यादा ये डेप्थ है, लेकिन जो पशुधन प्रसार अधिकारी वाले हैं उनके लिए बहुत सफिशिएंट है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए 3 है, थ्रोम्बोक्सिन्स है, दूसरा है ल्यूकोट्रिन्स और थर्ड है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो थ्रोम्बोक्सिन्स का काम क्या है, ये देखिए प्लेटलेट्स में बनता है और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। दूसरा ल्यूकोट्रिन्स का क्या है, ल्यूकोट्रिन्स का ध्यान रखिएगा, अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो अस्थमा रोग हो जाता है। और थर्ड है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो ये क्या होता है, ये टिश्यू फ्लूइड जो उत्तक द्रव होता है उसमें सिक्रीज होता है। तो ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। और आइकोसाइनाइड को ध्यान रखिएगा, कैसे बनता है, लाइनोलिक फैटी एसिड से एरिकिडोनिक और फिर एरिकिडोनिक से आइकोसाइनाइड। तो ये हो गया पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन है,
इनको समझिए। सबसे पहले जमने वाले तेलों में होता है, जमने वाले कहने का मतलब है जो जम जाते हैं कम टेम्परेचर पे, उनमें होता है लिनोलिक तथा लिनोलिनिक फैटी एसिड, और जो नहीं जमते उनमें आपको पता है ऑलिक एसिड, हमने पीछे पढ़ा था ऑलिक एसिड। तो ये हो गया आपका दूसरा। सिंपल फैट के एक मॉलिक्यूल बनने में 3 पानी के मॉलिक्यूल मुक्त होते हैं। कहने का मतलब है एक आपकी सरल वसा बनी तो आपके 3 पानी के मॉलिक्यूल क्या होंगे, रिलीज होंगे। और थर्ड देखिए कोलेस्ट्रॉल को अलग सबसे पहले किसने किया, यानी मानव शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है आप जानते हैं हार्ट बीमारियां इससे होती है, उसको सबसे पहले अलग किसने किया, हेनराइक विनलैंड। तो दोस्तों ये है हमारा कार्बोहाइड्रेट और फैट। अगर बढ़िया से पढ़ लिया इसे, कभी भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो अगर एक बार में समझ ना आए तो फिर से एक बार वीडियो देखेगा, और जहाँ से समझ नहीं आ रहा वहाँ से पढ़ना है। देखिए बिना अगर आप हार्ड वर्क के चाहते हैं कि जॉब मिल जाए तो मुश्किल है, बस 1% लोग ही ऐसे होते हैं जिनको ये चांसेस ऐसा होता है। बाकी देखिए जॉब चाहिए तो पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, इस बात को समझ लीजिए। और एक बार ही तो पढ़ना है, जॉब लग जाएगी, उसके बाद तो आप अपनी इच्छा से करिए जो आपको करना चाहते हैं आप, लेकिन अभी आपको पढ़ना होगा। तो उसके लिए नितांत आवश्यक है कि आप हर टॉपिक को बड़े अच्छे से पढ़ो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको फिर से एक नए और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।